अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन पे है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँगी, आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन पे है। आज हमने डिस्कस करना है कंपैरिजन और उसके हमने डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स जो हैं उनको चेक करना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये हमारे पास टू प्रोसेसेस हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टॉपिक से रिलेटेड है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा जो है ये मेल के जो है स्पर्म्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जबकि यहाँ पर ये ओओजेनेसिस की जो फिनोमिना है हमारे पास ये फीमेल में एग की प्रोडक्शन के मैकेनिज़्म से जो है रिलेटेड है। तो फर्स्टली हमने इनके प्रोसेस को देखना है, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि इनके प्रोसेस में जो भी लोकेशन, माइटोटिक डिवीजन और जर्मलाइन एपिथेलियम है, इन चीज़ का कंपैरिजन करना है कि हमने इन दोनों में फ़र्क क्या है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। लोकेशन की बात की जाए कि हमने ज़ाहिर है ये मैकेनिज़्म जो है ये दोनों ये स्पर्म से रिलेटेड है और वो एग की फॉर्मेशन से रिलेटेड है। लोकेशन की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, ये मैकेनिज़्म जो होता है ये इंटायरली इन टेस्टिस होता है। टेस्टिस और ओवरीज, यहाँ पर ये दो मैंने जो हैं गोनड्स हैं, ये एक मेल में और ये फीमेल में। यहाँ पर इनके जो है गैमीट्स मीन्स जर्म सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। तो लोकेशन जो है इस मैकेनिज़्म के इनिशिएट जो है वो पॉइंट जो है वो क्या है कि इंटायरली इन टेस्टिस मीन्स टेस्टिस में अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो वहाँ पर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं। वहाँ पर जो है वो टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक हमारा मेन हार्मोन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो इसकी लोकेशन मीन्स स्पर्म की प्रोडक्शन की जो लोकेशन है वो इंटायरली इन टेस्टिस है। जबकि ओजेनेसिस में देखा जाए तो ओवरीज में लिखा हुआ है मोस्टली। इस वर्ड पे गौर करें, मोस्टली इन ओवरीज। क्यों? क्योंकि ओवरीज में जो ओवरीज के सेल्स हैं जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, वो माइटोटिकली जो है वो डिवाइड करते हैं और बहुत सारे oogonia प्रोड्यूस करवाते हैं। oogonia अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके जो है वो प्राइमरी oocytes बनाते हैं। प्राइमरी oocytes के बाद जो है वो भी मियोटिकली डिवाइड करके जो है वो सेकेंडरी oocyte और साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन के थ्रू 3 पोलर बॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं और एक हमारे पास एग बन जाता है। तो ओवरीज में जो है उसके सिर्फ जो ओवरीज के जर्म सेल्स हैं वो वहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड होकर जो है प्राइमरी जो है वो oocyte बनाते हैं। और जब वहाँ पर एग की प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो है ओवम, जिसको एग कहा जाता है, वो मूव कर जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ पर मूव कर जाता है। तो इस चीज़ की वजह से हमने यहाँ पर लिखा है कि मोस्टली इन ओवरीज। ओवरीज के थ्रू वो मूव करके ओविडक्ट में जाते हैं, जहाँ जिसे जनरली हम फॉलोपियन ट्यूब या यूट्रीन ट्यूब कहते हैं, और उसके बाद फिर वो यूट्रस वॉल में चले जाते हैं। तो उसके बाद उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है मोस्टली इन ओवरीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मीन्स के जहाँ हमारे पास मियोसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाती है कंडीशन डिप्लॉइड से। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में अनइंटरप्टेड मीन्स अनइंटरप्टेड यानी थ्रू आउट द लाइफ ये मैकेनिज़्म जो है वो कंटिन्यूस रहेगा मेल में। जबकि oogenesis अरेस्टेड है। कैसे? मियोटिक डिवीजन की बात हो रही है। मीन्स मियोटिक डिवीजन से हमारे जो स्पर्मेटोगोनियम है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट जो है वो इनिशिएशन पॉइंट है, कौन सा? स्पर्मेटोगोनियम, जिसे जर्म सेल भी कहा जाता है, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है पहले और उसके बाद उसकी 2 टाइप्स होती है। टाइप 1 जो है वो दोबारा सेल्फ रेप्लिकेशन के थ्रू जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसमें जो है वो रेप्लिकेट हो जाती है, जबकि सेकेंड टाइप जो है वो फर्दर जो है वो प्रोसीड करती है बाय डिवीजन। तो इससे क्या जो है वो हमारा बेनिफिट है कि स्पर्म जो है वो मिलियंस की जो है वो क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अनइंटरप्टेड है, यानी थ्रू आउट द जो लाइफ है ये मियोटिक डिवीजन जो है होती रहती है। अरेस्टेड इन केस ऑफ oogenesis, यानी कि मियोटिक डिवीजन इस केस में अरेस्टेड क्यों है? इसकी वजह ये है कि जिस तरह हमारे पास टेस्टिस के केस में जो है हमने देखा था
कि वहाँ पर मौजूद जो है वो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और उनकी टाइप्स भी देखी, और फिर वो मियोटिकली होते हैं और कुछ सेल्फ रेप्लिकेट के जो है हो जाते हैं ताकि मिलियन की फॉर्म में जो है प्रोड्यूस हो सकें स्पर्म्स। लेकिन यहाँ पर अरेस्टेड क्यों है? यहाँ पर ओवरीज जो है वो इस फिनोमिना को जो है वो इनिशिएट करवा रही हैं। तो असल में क्या हो रहा है कि हमारा जो है माइटोटिकली प्रोसेस तो चल रहा था, लेकिन मियोटिकली जब चला तो वो मियोटिक मीन्स के मियोसिस 2 पे जाके उसकी स्टेप मेटाफेज 2 पे रुक गया जाके। क्यों? क्योंकि अब जब ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी बाय स्पर्म, तब उसकी फर्दर जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा सारा प्रोसेस। तो वहाँ पर जाके अरेस्टेड हो जाती है मियोटिक डिवीजन, क्योंकि वो आगे डिपेंड कर दी है फर्टिलाइजेशन पे, इसलिए यहाँ पर वर्ड हमने अरेस्टेड का लिखा है। नेक्स्ट इज जर्म लाइन एपिथेलियम। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जर्म लाइन एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम में पता है एक लेयर है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ये भी हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि टेस्टीज में ये इंटायर प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता है। टेस्टीज में मौजूद सेमिनिफरियस ट्यूब्यूल्स में मौजूद जर्म लाइन एपिथेलियम जो है उसके सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और उसके बाद जो है स्पर्म्स जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के एक अलग टॉपिक में। तो इस वक्त के लिए आप सिर्फ इतना जानें कि जर्म लाइन एपिथेलियम इन्वॉल्व्ड होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के जो है वो फिनोमिना में, क्योंकि इसी के सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं जो कि आगे प्रोसीड करते हैं थ्रू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये खुद तो इंटैक्ट रहती है, लेकिन इसके सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और उसके बाद सेकेंडरी, और यहाँ पर कोई पोलर बॉडी शामिल नहीं होती है, इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है थ्रू आउट द लाइफ। जबकि oogenesis के केस में पोलर बॉडीज़ बनती हैं जो रिड्यूस्ड होती हैं इन साइज़, जो कि फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती। इस वजह से एग की जो है वो क्वान्टिटी इन कंपेरिजन विद स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स की कम होती है। अगर हम oogenesis में देखें तो जर्म लाइन एपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि oogenesis में क्या होता है कि जो पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड होता है, डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं सेल्स, उनको पता होता है कि आगे जाके उनका क्या जो है क्राइटेरिया होगा। जबकि स्पर्म्स के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सब रैंडमली चलता है। वहाँ पर जर्म लाइन एपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स पहले से डिफ्रेंशिएट हो चुके होते हैं। तो ये थे हमारे प्रोसेस के 3 पॉइंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के आपस में कंपैरिजन के। अब हम गैमीट्स को देखते हैं। अब हमने गैमीट्स को डिस्कस करना है। गैमीट्स क्या हैं? इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म एंड इन केस ऑफ oogenesis एग। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कि नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस। इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कितने गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और oogenesis में भी कितने होते हैं, इनका कंपैरिजन देखना है। तो मिलियंस की फॉर्म में जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं पर इजैकुलेशन, मींस पर डे, मींस के एक जो है वो दिन में 400 मिलियंस, अगर मैं एक्यूरेट जो है वो वैल्यू बताऊं तो 400 मिलियंस तक स्पर्म की प्रोडक्शन होती है और वो रिलीज़ होते हैं। जबकि oogenesis में एक फर्टाइल वुमेन, एक नॉर्मल वुमेन की बात की जाए तो एक होल लाइफ में उसके सिर्फ 400 एग्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके पीछे जो है वो थोड़ी मंथली एक्टिविटी आ जाती है, इस वजह से थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और लेस सेंस जो है नंबर होते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर जो है वो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, जबकि इसके केस में पोलर बॉडी नहीं बनती। पोलर बॉडी बनने की वजह से वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाती। यहाँ पर पोलर बॉडी नहीं बनती तो सारे सेल्स जो हैं जो मियोटिकली डिवाइड हुए थे वो आगे प्रोसीड करते हैं और 4 जो हैं वो स्पर्म्स बना लेते हैं पर जर्म सेल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड था कि गैमीट्स पर जर्म सेल। जर्म सेल मींस के वो सेल्स जो गैमीट्स की प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जर्म सेल इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा है? जर्म लाइन एपिथेलियम, जिसको हमने फर्स्ट अपने बोर्ड के सेक्शन में डिस्कस किया कि उसमें मौजूद जो सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर दोबारा मियोटिकली डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी oocyte। तो वो जो जर्म लाइन एपिथेलियम के सेल्स हैं उन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि जर्म सेल्स हैं जिनकी आगे से जो है वो
कंटिन्यूसली जो है डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन के थ्रू जो है वो गैमेट्स बनते हैं। तो इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 4, वजह क्या है? क्योंकि कोई हैप्लॉइड बॉडी नहीं बनी, मियोसिस जो है कंटिन्यूस रही और जो है वो 4 स्पर्म्स पर जर्म सेल बने। जबकि oogenesis में पोलर बॉडी बनी, प्राइमरी oocyte फिर सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte में भी एक पोलर बॉडी और उसके बाद सेकेंडरी oocyte में भी 3 पोलर बॉडीज़ और एक एग। तो इन केस ऑफ oogenesis गैमेट्स मीन्स एग प्रोड्यूस पर सेल इज़ 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास oogenesis में हमारे पास जर्म सेल कौन सा है? oogonia। तो वो जो है आगे प्रोसीड होता हुआ जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से गुजरते हुए वो एक एग प्रोड्यूस करवाता है और मेटाफेज 2 मियोसिस की जो 2 जो है स्टेज है उस पे जाके रुक जाता है जब तक उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। तो थर्ड हमारे पास पॉइंट है साइज ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का साइज़ यानी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का साइज़ स्मॉलर होता है, जबकि oogenesis में एग का साइज़ लार्जर होता है। अब इसकी वजह क्या है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म की रिडक्शन होती है और हमारे जो स्पर्म्स हैं उनका काम सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करना होता है, इस वजह से उसका साइज़ स्मॉलर होता है। जबकि लार्जर साइज़ एग का क्यों होता है? अमूमन एग का साइज़ लार्ज ही होता है। असल वजह ये है कि उसने नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है, इस वजह से उसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म। तो ये हमारे जो है वो 3 पॉइंट्स थे जो बहुत MCQs वाइज अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है और उनकी रीज़न्स भी पता होनी चाहिए कि कंपैरिजन में ये बात हमने क्यों लिखी है। तो अब हमने 2 जो है वो गैमीट्स और उनकी जो है प्रोसेस पे आज हमने बात की और इस कंपैरिजन को डिस्कस किया। कल हम इंशाल्लाह टाइमिंग और मेन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम इन दोनों प्रोसेसेस को थॉरोली डिस्कस करेंगे, तब हमें ये की पॉइंट्स उस वक्त काम आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।